हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अब हमारी जो पॉलिटिकल सीरीज़ है उसमें हम आइडिया ऑफ फेलियर एंड सक्सेस ऑफ नेशंस को डिस्कस करेंगे। और इस आइडिया में सबसे पहले हम जो थॉट्स डिस्कस करेंगे दे विल बी ऑफ डैरन आसिमोग्लू एंड जेम्स रॉबिन्सन। ये दोनों भी इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी बेसिक डिग्रीज ली हैं। वन इज़ अ प्रोफेसर एट MIT एंड द अदर वन इज़ अ प्रोफेसर एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। दोनों ने वाई नेशंस फेल इसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल थ्योरी लिखी है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो किसी भी नेशन को डिस्टिंग्विश करती है फेलियर या सक्सेस में, दैट इज़ इट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। वो कहते हैं कि अमेरिका जैसी सक्सेसफुल कंट्री सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्रिजर्व्ड हैं। और पुअरेस्ट कंट्रीज़ जो वर्ल्ड की हैं, जब आप इन पुअर कंट्रीज़ पर रिसर्च करेंगे और कॉजेज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो एक चीज़ कॉमन मिलती है। वो ये कहते हैं दैट वन थिंग इज़ फेल्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या कंट्रीज़ फेल क्यों होती हैं, इसकी अलग अलग थियोरीज़ होती हैं। कभी कभी जोग्राफिकल थियोरीज़ होती हैं, कल्चरल थियोरीज़ होती हैं कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनकी जोग्राफी बहुत हार्ड होती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी रुकावट होती है। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली फ्लॉड होते हैं। बट ये थियोरी से हटकर एक इम्पॉर्टेंट थियोरी जो ये दो ऑथर्स या स्कॉलर्स प्रोपाउंड करते हैं, दैट इज़ द थियोरी ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रिजर्वेशन। वो ये कहते हैं कि फेल्ड स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है, कॉमन कॉज होता है, और वो कॉज होता है उसका एलीट। एलीट एक ऐसा ग्रुप होता है who has seized all the power and has accumulated all the wealth, और इस पावर एक्यूमुलेशन और वेल्थ एक्यूमुलेशन की वजह से जनरल मासेस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। यू टेक द एग्जाम्पल, वो कहते हैं इजिप्ट की आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सियरा लियोन की आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जिम्बाब्वे की एग्जाम्पल आप ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया की एग्जाम्पल ले लीजिए। इन सारी नेशंस में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ फेल्ड इंस्टीट्यूशंस। अकॉर्डिंग टू दीज टू ऑथर्स, पॉलिटिकली किसी भी नेशन को सक्सेसफुल होने के लिए, उसके इंस्टीट्यूशंस को सक्सेसफुल होने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उस इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए। वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर वन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए हर क्लास में, हर सिटीजन में, सोसाइटी के हर तबके में। नंबर टू, दे से गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। ऐसी गवर्नमेंट जो सिटीजन्स को अकाउंटेबल हो, जिसका हिसाब लिया जा सके। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द लास्ट एंड थर्ड पॉइंट इज ओपन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी टू एक्सप्लोर। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए ताकि हर कोई इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। और जब ये किसी इंस्टीट्यूशन या नेशन में नहीं होता है, देन द मासेस गेट रिजेंटफुल और रेवोल्यूशंस होते हैं। रेवोल्यूशंस के नतीजे में ये कहते हैं कि द न्यू एलीट कम्स इनटू पावर, दे स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग एवरीथिंग, और सारी की सारी स्टोरी जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी बुक एनिमल फार्म में बताया था उसी तरह से हो जाती है। एक ग्रुप टेक ओवर कर लेता है एंड देन इट डज द सेम थिंग्स एज वॉज बीइंग डन बाय द ग्रुप अगेंस्ट विच इट स्टूड अप। और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल ऑथर इजिप्ट से देते हैं। ऑथर कहते हैं इजिप्ट वो रूल्ड बाय द ऑटोमन्स। ऑटोमन्स के जाने के बाद ब्रिटिश ने इजिप्ट को एक्वायर किया। इजिप्ट ब्रिटिश की एक कॉलोनी बनी। उसके बाद मोनार्की आई और मोनार्की के बाद सेक्युलर ऑटोक्रेसी आई। सेक्युलर ऑटोक्रेसी के बाद अरब स्प्रिंग आया और अरब स्प्रिंग ने रेवोल्यूशंस को लेकर आया। एक गवर्नमेंट आई एंड लेटर दैट गवर्नमेंट को एक कू के जरिए हटा दिया गया, एक मिलिट्री कू विच डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग जो कि रेवोल्यूशन से अचीव हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन से डेवलप हुई थी, दैट वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक विल। पब्लिक विल और पॉलिटिक्स में पब्लिक को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी और एक इंस्टीट्यूशन इसने खड़ा किया था विच वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द एलीट एंड द डीप स्टेट दैट एग्जिस्टेड देयर। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ऑथर्स कहते हैं दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ पावर एंड वेल्थ, और इसको लेकर वो तीन आइडियाज देते हैं कि कैसे पावर और वेल्थ की इंस्टीट्यूशन आइडियल इंस्टीट्यूशन बन सकती हैं या होनी चाहिए जो नेशन को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाती हैं। नंबर वन, दे से उसमें ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए।
नंबर 2, फ्रीडम टू एक्सचेंज होना चाहिए। एंड नंबर 3, एक साउंड लीगल सिस्टम होना चाहिए जो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को और सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। और ऑथर के हिसाब से जब ये चीज़ें होती हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। सो नेशंस हु हैव इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस विल टेंड टू प्रॉस्पर इन द फ्यूचर as compared to the ones who don't have them। लेकिन जब यही इंस्टीट्यूशन सिर्फ कुछ लोगों को फेवर करते हैं, लाइक स्पेनिश इन द लैटिन अमेरिकन कॉलोनीज, या रबर बैरन्स इन द बारबाडोस आइलैंड, या रूलिंग एलिट ऑफ नॉर्थ कोरिया, तब इकोनॉमी धीरे हो जाती है और नेशन फेल होने लगता है। फेल होने वाले नेशन के लिए इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर्स कहते हैं कि जब ये चीज़ें इतनी साफ हैं और सबको मालूम है, वाई हर स्टेट इसको इस्टेब्लिश क्यों नहीं करता है, अथॉरिटेरियन रेजिम्स भी ऐसी चीज़ों को इस्टेब्लिश क्यों नहीं करती हैं। और वो रीज़न ये बताते हैं कि इसको इस्टेब्लिश ना करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये है कि इसको करने के लिए आपको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है वीक हो जाना, और पावर बहुत मुश्किल से हासिल होता है। ऑथर कहते हैं यही लिबरल अप्रोच इकोनॉमी का जो है वो भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लेकर आता है। जैसे स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी अमेरिका की, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी हमको ये बताती है कि जस्ट लिबरल मार्केट्स डज नॉट ब्रिंग इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके अगेंस्ट में मार्केट मोनोपोली को ये पावर्स या ये कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं टू गेन मोर कंट्रोल एंड ब्रिंग अबाउट एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। और यही एक एग्जाम्पल हमको मिलती है मकराकिंग जर्नलिस्ट की इन साउथ अफ्रीका। इडा टार्डेल जो फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि कैसी ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस, रॉकफेलर, वैंडरबिल्ट, ये रबर बैरन्स बन गए हैं, और किस तरह से ये इतने पावरफुल हो गए हैं, इतना पैसा इन्होंने एक्वायर कर लिया है कि ये पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को अपने जेब में रखते हैं। कैसे पॉलिटिशियंस पर ये प्रेशर डालते हैं कि वो लॉज बनाएं, कैसे पॉलिटिशियंस को ये प्रेशराइज करते हैं ताकि उनके फेवरेबल चीज़ें होती रहें एंड दे शुड कंटिन्यू विद देयर एक्सट्रैक्शन जॉब। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो ऑथर्स पॉलिटिकल सक्सेस ऑफ अ नेशन के लिए डिफाइन करते हैं वो है फ्री प्रेस। और वो ये कहते हैं कि किसी भी नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चेक में रखने के लिए फ्री प्रेस उसका एक वाइटल पार्ट होता है, क्योंकि ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखती रहती है। इसीलिए जब भी किसी नेशन में एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस या लोग आ जाते हैं, दे ट्राई टू कंट्रोल द प्रेस फर्स्ट, वेदर इट इज़ टीवी, वेदर इट इज़ प्रिंट मीडिया, वेदर इट इज़ सोशल मीडिया और एनीथिंग। एब्सोल्यूट कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर द एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। और इसी को सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट माइकल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहा है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र, या सिर्फ कुछ लोगों की सत्ता या चंद लोगों की हुकूमत, और पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न्ड बाय ओनली अ फ्यू। और ये लॉ ये कहता है कि जब कोई एक ग्रुप पावर में आता है तो वो अपने आप को एनरिच करने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक्सप्लॉइट करता चला जाता है और दूसरे ग्रुप को लेफ्ट आउट करता चला जाता है। लेफ्ट आउट होने के नतीजे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो दूसरा ग्रुप है, इट कम्स इनटू एक्शन और अनरेस्ट एंड अ पैटर्न ऑफ परपेचुअल इंस्टेबिलिटी एंसूज। इसीलिए ऑथर्स जेम्स रॉबिन्सन एंड आसिमोग्लू ये कहते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में बिलीव करते हैं, वही एक्चुअल में किसी भी नेशन की सक्सेस बिल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ऑथर्स ये कहते हैं कि वाई ग्रोथ इज़ नॉट ऑल व्हाट इट लुक्स। वो ये कहते हैं कि ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, यूरोप वो सक्सेसफुल और फ्लरिश्ड इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में कोलोनाइजेशन के ज़रिए और आज न्यू कॉलोनियलिज्म के ज़रिए एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस वहाँ रखी हैं जो यहाँ की रिसोर्सेस, यहाँ का पैसा इसको एक्सप्लॉइट करती हैं और ये कंट्रीज़ पुअर की पुअर से पुअर होती चली जाती हैं और यहाँ पर हमको सक्सेस नज़र आती है। एंड दिस इज़ व्हाट द ऑथर्स कॉल एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। या तो आप वो डायरेक्टली करते हैं या जस्ट इन केस ऑफ सर्टेन एग्जाम्पल्स आप थ्रू पपेट रूलर्स या डिक्टेटर्स यही काम करते हैं। फाइनली टू एंड आवर डिस्कशन, what we get from the political thoughts of Darren Acemoglu and Robinson is that किसी भी नेशन को फ्लरिश करने के लिए
चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हों या फ्री प्रेस हों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सबका साथ और सबका विकास। ये एक्चुअल मीनिंग में होना चाहिए, नॉट जस्ट एन एम्प्टी स्लोगन। फॉर फेलिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट्स के इंस्टीट्यूशन का फेल हो जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस सालों, डेकेड्स और सेंचुरीज के प्रोसेस के नतीजे में बनती हैं और उनको प्रिजर्व करना किसी भी नेशन के सिटीजन्स के लिए, किसी भी नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल आइडियाज़ अबाउट व्हाई नेशंस फेल एंड व्हाई नेशंस प्रॉस्पर बाय डैरेन आसेमोग्लू एंड जेम्स रॉबिन्सन। तो हमारे इस सीरीज़ के इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। In the next video, we will see about the next political theory on why nations fail and prosper. Hope कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये हमारा वीडियो एजुकेटिव लगा हो। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.